सोचिए जरा कि इंडिया के एक हाईकोर्ट जज एक ऑफिशियल बंगलो रात के अंधेरे में अचानक आग लगने वाली बात और उसके बाद जो क्लेम सामने आते हैं वो पूरे जुडिशियल सिस्टम को हिला देते हैं। ये कोई नॉर्मल न्यूज नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जहां पावर, क्रेडिबिलिटी, लॉ एंड अकाउंटेबिलिटी सब एक ही जगह टकरा जाते हैं। इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। जस्टिस यशवंत वर्मा जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज है, उन्होंने लोकसभा स्पीकर के द्वारा बनाई गई इम्पीचमेंट इंक्वायरी कमेटी के सामने अपना डिटेल्ड स्टैंड रख दिया है और इसी कमेटी के खिलाफ उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में प्ली फाइल की थी उसका भी अब फैसला आ चुका है बाय बेंच ऑफ जस्टिसेस दीपांकर दत्ता एंड एस.सी. शर्मा। और जो उन्होंने कहा है उसने इस पूरे केस को फिर से एक नई डायरेक्शन में डाल दिया है। तो क्या हुआ है दोनों साइड? क्या सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए एलिगेशन सही है या गलत? चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। पहले एक नजर डालते हैं कि जस्टिस वर्मा का क्या कहना था इन फ्रंट ऑफ द इम्पीचमेंट इंक्वायरी कमेटी जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा बनाई गई थी। अब यहाँ पर जस्टिस यशवंत वर्मा का एक कोर्ट डिफेंस था। उन्होंने कहा कि आई वॉज नॉट इन दिल्ली दैट डे। उन्होंने कमेटी को बताया कि जिस दिन मार्च 14-15 की रात फायर हुआ वो कैपिटल में ही नहीं थे और अगर वो मौजूद नहीं थे तो जो भी अलेज्ड रिकवरी हुई उसके लिए उन्हें जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है। उनका आर्ग्यूमेंट यही नहीं रुकता, वो सीधा बोलते हैं कि अगर साइट सिक्योर नहीं हुई तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, पुलिस एंड फायर डिपार्टमेंट ऑफिसर्स फेल टू टेक द रिक्वायर्ड एक्शन। अब यहीं पर नैरेटिव थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जस्टिस वर्मा ने कमेटी को ये भी कहा कि देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ एनी रिकवरी बीइंग मेड फ्रॉम द साइट ऑफ द फायर। मतलब ना कोई सीजर मेमो, ना कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो इस्टेब्लिश करे कि कैश वहां से एक्चुअली रिकवर हुआ। उनका कहना है कि जो जगह फायर की थी वो आउट हाउस था, उनके मेन रेसिडेंस से अलग, सीआरपीएफ बैरक्स के पास और एक्सेसिबल टू मेनी अदर्स। मतलब थियोरेटिकली कोई भी वहां आ जा सकता था। और जब आज के टाइम में हर मूवमेंट सीसीटीवी में कैप्चर होती है तो जस्टिस वर्मा का ये भी कहना सिग्निफिकेंट था कि देयर वाज आल्सो नो सीसीटीवी फुटेज दैट वुड लीड क्रेडेंस टू द एलिगेशंस। ना विजुअल, ना रिकॉर्डिंग, ना पैसा, सिर्फ एलिगेशंस। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं है क्योंकि अगर सिर्फ एलिगेशन होता तो शायद ये केस यहाँ तक नहीं पहुंचता। अब सुप्रीम कोर्ट का रोल यहाँ पे डिसाइसिव रहा है क्योंकि इस केस में बाद में जब पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी एक्टिवेट हुई तो मोशंस टू इम्पीच जस्टिस वर्मा वर इंट्रोड्यूस्ड इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा स्पीकर ने जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर एक स्टैट्यूटरी कमेटी अपॉइंट की जिसमें सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और सीनियर एडवोकेट बीवी आचार्य शामिल थे। और यहीं से जस्टिस वर्मा का नेक्स्ट लीगल बैटल शुरू होता है। उन्होंने इस पार्लियामेंट्री कमेटी की लीगैलिटी को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आर्ग्यूमेंट था कि सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 ऑफ द जजेस इंक्वायरी एक्ट के मुताबिक कमेटी तभी बन सकती है जब बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा मोशंस एडमिट करे। और क्योंकि राज्यसभा में मोशन एडमिट नहीं हुआ, डिप्टी चेयरमैन ने डिसीजन लिया। जस्टिस वर्मा का कहना था कि स्पीकर ने यूनिलैटरली कमेटी बना दी जो उनके हिसाब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब इस आर्ग्यूमेंट को सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था। ये भी कहा गया कि डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा चेयरमैन के रेजिग्नेशन के बाद फुल अथॉरिटी के साथ एक्ट नहीं कर सकते और इसलिए उनका डिसीजन अल्ट्रा वाइड्स है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पर जनवरी 8 को वर्डिक्ट रिजर्व किया था और अब अ बेंच हेडेड बाय जस्टिसेस दीपांकर दत्ता एंड एस.सी. शर्मा ने जस्टिस वर्मा के पिटिशन को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया है। कोर्ट ने क्लियर वर्ड्स में कहा कि द स्पीकर कमिटेड नो इलीगैलिटी इन कॉन्स्टिट्यूटिंग द कमिटी और ये भी ऑब्जर्व किया कि जस्टिस वर्मा इज नॉट इंटाइटल्ड टू एनी रिलीफ और नो इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इज कॉल्ड फॉर। अब कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंसिंग एक्ट की बात भी कही। वी हैव टू बैलेंस द राइट्स ऑफ द जज टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट as well as the members who have an independent right under the law to move a motion and get it admitted। मतलब सिर्फ जजेस के राइट्स की ही नहीं, पार्लियामेंट के मेंबर्स के भी राइट्स की भी इक्वली इंपॉर्टेंस है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर के ऑर्डर को रिजर्व किया था तब एक इंटरिम फेज में एक बड़ा झटका भी दिया था। कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को उस समय पार्लियामेंट्री कमेटी के नोटिस का रिप्लाई देने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देने से भी मना कर दिया था। अब यही अगर हम इस केस के हिस्ट्री में जाए तो जैसे ही मार्च 15 को कंट्रोवर्सी पब्लिक हुई थी, जुडिशरी के हाईएस्ट लेवल्स पे सीरियस एक्शंस शुरू हो गए थे। मार्च 20 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने प्रपोज किया कि जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए। सिर्फ 2 दिन बाद मार्च 22 देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने एक 3 मेंबर इन हाउस इंक्वायरी कमेटी बना दी थी और यहाँ पे गेम चेंज हो गया था क्योंकि इस इन हाउस इंक्वायरी पैनल ने फाउंड क्रेडेंस इन द एलिगेशंस। अब एक कोई कैजुअल ऑब्जर्वेशन नहीं था। पैनल की फाइंडिंग्स को फॉर्मली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास फॉरवर्ड किया गया और रिकमेंडेशन क्लियर थी, इम्पीचमेंट। अब जस्टिस वर्मा ने यहीं पे फाइट बैक किया था।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने इन हाउस इंक्वायरी की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज कर दिया था। उनका कहना था कि एक सिटिंग जज के खिलाफ ऐसी इंक्वायरी का प्रोसेस फ्लॉड है, लेकिन अगस्त 7, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटिशन डिसमिस कर दी, ये कहते हुए कि देयर वाज नो प्रोसीजरल डिविएशन। अब इस पूरे केस का एक और फैसिनेटिंग लेयर है XXX वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जब जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में इन हाउस इंक्वायरी के खिलाफ रिट फाइल की थी तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की थी। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में उन्हें XXX कहा गया। ये इटसेल्फ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट था, एक सिटिंग हाईकोर्ट जज अनोनिमिटी मांगते हुए। अब उस रिट पिटिशन में उन्होंने 5 रीजंस दिए कि उन्हें क्यों सैक नहीं किया जा सकता। उनका मेन आर्गुमेंट फिर वही था, जुरिस्डिक्शन एंड अथॉरिटी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में उनके चैलेंजेस को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि पिटिशन नॉट वर्थ एंटरटेनिंग और उनके कंडक्ट को नॉट कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग कहा। आज की डेट में पिक्चर काफी क्लियर हो जाती है। एक तरफ जस्टिस वर्मा के कंसिस्टेंट डिफेंस है, नो प्रेजेंस, नो रिकवरी, नो CCTV, नो प्रूफ। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस, इन हाउस पैनल की फाइंडिंग्स और अब पार्लियामेंट्री कमेटी का फुल फ्लेश्ड प्रूफ। ये सिर्फ एक जज की कहानी नहीं है, ये टेस्ट है इंडियन जुडिशियल सिस्टम के लिए कि जब एलिगेशंस करप्शन इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द जुडिशियल सिस्टम तक पहुंच जाते हैं तो इंस्टीट्यूशंस कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ट्रांसफर, इंक्वायरी, इम्पीचमेंट, सब कुछ टेक्स्ट बुक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये केस प्रेसिडेंट बन रहा है। ऐसे रेयरली होता है कि एक सिटिंग हाईकोर्ट जज के खिलाफ पार्लियामेंट इम्पीचमेंट प्रोसेस तक जाए और सुप्रीम कोर्ट खुद इतनी बार इंटरवेन करे, कभी स्टे देने से मना करे, कभी पिटिशंस डिसमिस करे। अब अगला चैप्टर पार्लियामेंट्री कमेटी के हाथ में है। जस्टिस वर्मा ने अपना स्टैंड रख दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। अब सवाल ये है कि विल द एविडेंस और द लैक ऑफ इट डिसाइड हिज फेट, या फिर इंस्टीट्यूशंस एक लार्जर मैसेज देना चाह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी इज नॉन नेगोशिएबल नो मैटर हाउ हाई द ऑफिस इज। ये केस सिर्फ लॉ का नहीं, ट्रस्ट का भी है और इसलिए पूरा देश इसको सिर्फ न्यूज नहीं बल्कि हिस्ट्री के तौर पर देख रहा है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।